स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या विषुवतीय तल। कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है कि विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, निरक्ष का मतलब विषुवतीय तल ही होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। और विद्युत द्विध्रुव बनाना आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जिन्होंने न देखा हो जा करके देख लेना। और आप लोग अगर वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। एक द्विध्रुव लेते हैं। द्विध्रुव आप जानते हैं कि दो समान परंतु विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, वही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान लीजिए समान आवेश, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, एक प्लस एक माइनस, विपरीत हो गए, विपरीत। ठीक, अब देखिए ये बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में हमने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो प्लस में होती हैं वो आवेश से अनंत तक जाती हैं, और जो माइनस में होती हैं वो अनंत से आवेश तक आती हैं। तो जो प्लस में है वो आवेश से अनंत तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक, और जो माइनस में है वो अनंत से आवेश तक आएंगी। तो अनंत से आप इसको आवेश तक मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, ये आवेश से कहां गई है, अनंत तक। किधर को गई है, ऊपर की तरफ। तो इसका एरो इस हिसाब से आप लोग इसको बना देना, ये। ठीक है, और ये अनंत से आवेश की तरफ आ रही है तो इसको इस हिसाब से बना देना। और इस बिंदु पर जो कि है बिंदु P, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से इसके द्विध्रुव पर एक लंब करता है, इस द्विध्रुव को दो भागों में बांट देता है। जहां पे दो भागों में बांटता है उस बिंदु को हम मान लेते हैं O। समझ में आई सब लोगों को? आप लोग वीडियो को अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते रहिए। उसके बाद देखिए अब हम द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है, 2D। अगर जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग इस बात को कम समझ में आएगा उनको, इसलिए पहले जाकर पिछले वाली वीडियो देख करके तब इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2D, जो कि अब ध्यान दीजिए A से O तक की दूरी कहलाएगी D और O से B तक की दूरी भी कहलाएगी D। और विद्युत क्षेत्र जहां पे है बिंदु P से O तक की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। अब ध्यान दीजिए ये यहाँ पे क्या बना रहा है, कोण बना रहा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए समकोण है, ये समकोण 90 डिग्री कोण भाई, जो ऐसे कोण बनेगा ये कितना होता है, 90 डिग्री का, जिसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। यहाँ पे लिखिए कि समकोण त्रिभुज APO में ये हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। लंब की वैल्यू हमें पता है, आधार की भी वैल्यू पता है, बट कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो कर्ण की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, आप लोगों ने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
इस हिसाब से हम चलते हैं त्रिभुज APO में। अब ध्यान देना इधर, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कौन सा है, A से P तक की दूरी कर्ण है, तो इसकी दूरी हमें नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं AP ही रहने देते हैं। ठीक, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब इसमें क्या है R, तो ये बन जाएगा R का स्क्वायर, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाइए, फिर आधार है, आधार का स्क्वायर जब हम करेंगे तो D बन जाएगा D का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर को हम जब इधर लाएंगे तब ये बन जाएगा अंडर रूट में, तो AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर, तो A के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बन गया। ये बन गया, सब लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर देखिए, हम अगला त्रिभुज लेते हैं POB, इसको मिटा दे रहे हैं, त्रिभुज POB में ध्यान दीजिए, इसमें भी लंब कौन सा है, ये वाला, आधार कौन सा है, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, हमारा कर्ण बन जाएगा। जब हम इधर ये वाला त्रिभुज लेंगे POB में, तो हमारा कोण यहाँ पे बनेगा, ये वाले त्रिभुज के लिए O से P तक ये क्या होगा, लंब होगा। जब ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये समकोण कहलाएगा। जब समकोण कहलाएगा तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण हमारा क्या है, P से B तक, तो P से B तक की दूरी जब हम निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, इसमें और लंब क्या है, R है, R का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है D, तो ये बन जाएगा D का स्क्वायर। तो PB बराबर, जैसा कि आप लोग पहले इसमें कर चुके हैं इस वीडियो में, स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो इसको अंडर रूट बना दीजिए, बन जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो P से B तक की दूरी क्या बन गई आपकी, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हो गया, समझ में आया सब लोगों को? अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखिए, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में पहले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहले प्लस Q के कारण फिर माइनस Q के कारण। यहाँ पे लिखिए, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर K Q अपान R स्क्वायर, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये तो होता है ना। उस हिसाब से रखिए, इसमें जब प्लस Q के कारण हम विद्युत क्षेत्र लेंगे तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र को हम मान लेते हैं E1, E1 बराबर, इसको अलग कर लेते हैं ना, E1 बराबर, इस हिसाब से चलिए, E के स्थान पर E1 बन जाएगा, और K है, K लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है। तो इसको छोटा लिखने के लिए हम तब तक K ही लिख लेते हैं, तो K, और यहाँ पे है आपका Q, और Q के स्थान पर यहाँ पे क्या है, Q ही, तो लिखिए ना यहाँ पे Q अपान और फिर R स्क्वायर, R इसमें क्या है, दूरी है, और यहाँ देखिए A से P बिंदु पर हमें जाना है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो A से P तक के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना कि Q अपान स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चीज वर्ग है, अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटा देना। इसी प्रकार यहाँ पे बन जाएगा R स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। उसके प्रकार, इसी प्रकार अब यहाँ पे लिखिए माइनस Q के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा काम वैसे करना है जैसे आपने प्लस क्यू में किया था, ठीक है। प्लस क्यू में किया था, इसको प्लस क्यू में कर दीजिए और माइनस क्यू में कर दीजिए। लिखिए यहाँ पे इसी हिसाब सूत्र से माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मान लेते हैं E2, और E2 बराबर यहीं पर K Q अपान R स्क्वायर। यहाँ पे भी B से P तक की दूरी क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। लिखिए यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये क्या बन गया पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी लगा है। अब क्या होगा, आगे बोलिए, बोलते रहिए, कमेंट करते रहिए। के क्यू अपान स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अब क्या बचा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ध्यान देना आप सब लोग कि E1 बराबर E2, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हैं, सेम है ना, सेम। तो सेम है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेट विद्युत क्षेत्र, ठीक। तब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको हम आगे लिखते हैं। आगे चलते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, नेट विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे लिखिए ई नेट। नेट विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए सॉरी फिगर तो मिट गया है, थोड़ी देर के लिए देख लिए फिगर कैसे बना था, ऐसे बना था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या होता है अक्ष और ये क्या होता है निरक्ष, और यही निरक्ष ये क्या कहलाता है, विषुवतीय तल। मतलब यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे पी था और यहाँ पे ओ था, ठीक है। तो पी से ओ जो है ये लंब है, यही क्या कहलाएगा, आपका निरक्ष कहलाएगा। जो ये निरक्ष कहलाएगा वही विषुवतीय तल कहलाएगा, ठीक है। जो विषुवत, अब ध्यान दीजिए, निरक्ष वाले अक्ष वाले स्थिति में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, और निरक्ष वाले में जब लंब होता है ऊपर की तरफ होता है तो हम क्या लेते हैं, कास थीटा। तो ध्यान दीजिए, जब नेट निकालना हो, नेट बल निकालना हो या नेट विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम कास थीटा लेते हैं निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। यहाँ पे लिखिए ई नेट बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। फिर यहाँ पे लिखिए ई नेट बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, E1 यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि E1 बराबर E2 के स्थान पर लिखिए यहाँ पे E बराबर E1 है, E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 इंटू के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब बचा क्या, cos थीटा। अब cos थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे, अब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे D था, यहाँ पे D था, यहाँ पे R था, यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर था यहाँ पे। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ इसमें क्या था, D, आधार की वैल्यू क्या थी, D थी, तो आधार के स्थान पर हम लिखेंगे D, और बटे में क्या होता, मतलब ये होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार के स्थान पर D है और कर्ण के स्थान पर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखिए इसको अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। E बराबर के 2QD हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के मल्टीपल में है, 2QD। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। अगर कोई भी संख्या है जैसे 3 इंटू अंडर रूट 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3/2। कैसे, ध्यान दीजिए, इसके पावर कुछ नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं,
एक मान सकते हैं ना, एक तो सब में रहता है, देख लीजिए। और तो इसी हिसाब से इसका पावर बन जाएगा 1। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंडर रूट यहाँ पे लगा है, अंडर रूट को हम पावर के रूप में जब लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं 1/2। 1/2 लिख गया ये। अब ध्यान दीजिए, आप लोग शुरू से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आधार समान होता है तब घातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें देखिए आधार इसका 3, इसका 3, ठीक हो गया ना। अब बचा दो इसका भी, बनाइए। क्या करोगे, आधार जब समान है तो इसका जो है घात जुड़ जाएगी। जब जुड़ेगी घात तो 1 + 1/2 बन गया। इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। 2 × 1 = 2, 1 × 1 बटे 2, 2 × 1 = 3/2। इसी हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं अब 3 की पावर 3/2। ये बात समझ में आई सब लोगों के? आ गई। चलिए आगे देखिए। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते, इसके पावर कुछ नहीं है तो देखो इसको हम लिख सकते हैं r² + d पावर 1, और इसको लिख सकते हैं r² + d² की पावर 1/2। ई बराबर के पी। अब बताइए पी कहां से आया? पी कहां से आया भाई? पिछला वीडियो देखा है ना, उसी हिसाब से आया। पी बराबर होता है 2qd। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर 2qd। यहीं से 2qd की वैल्यू उठा करके यहाँ पे क्या रख दी गई? P रख दी गई। अब आगे देखिए, वही काम जैसा आप लोगों ने यहाँ पे किया, इसका आधार समान है, घात जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा? r² + d² की पावर 3/2 बन गया। इतना बन गया। अब देखिए ई बराबर, यहाँ पे इसको दिखा दीजिए कि r d से बहुत बड़ा है या d r की तुलना में नग्न है, और इतना नग्न है कि इसकी वैल्यू 0 है। जब इसके 0 कर देंगे तो k p/r², ये जिसको लिखना ही नहीं, और 3 की पावर 1/2 बन गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब क्या बचा? के p/2 से 2 कैंसिल हो गया, r³ बचा। ठीक। अब इसी को हम लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दीजिए, ई बराबर के p/r³ या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। यह होती है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह इसमें एक टॉपिक और आता है, कई बार पूछा गया है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का संबंध लिखिए। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, अक्षीय स्थिति में क्या होता है? ई बराबर 2kp/r³, यही तो होता है। या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ अक्षीय स्थिति में होता है। और निरक्षीय स्थिति में क्या आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। सब कुछ सेम है। क्या है इसमें? केवल 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई अक्ष बराबर ई निरक्ष। ठीक, अक्ष इसको समझिए। अक्ष हमने क्यों लिखा? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष हमने क्यों लिखा? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? कहाँ बराबर हैं? यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा दीजिए 2, कि मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक है ना?
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों के वीडियो पसंद आई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर करके चैनल, ये चैनल आपका है, आप लोग इसके आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।